Good morning, dear students. Welcome to the online class session of class 9th. So, we were studying the chapter number 2 of history, that is the socialism in Europe and the Russian Revolution. Means the Russian Revolution, we generally call it the chapter's name Russian Revolution. The complete name is Socialism in Europe and Russian Revolution. So till now we have in the last topic we have studied about the Russian Revolution and the Russian Empire in 1914, about Tsar Nicholas we have studied. I have told you when I was teaching the last topic that we will have a closer look at the society, at the economy, or about peasants, means how the condition was, internal condition was of Russia. So we'll start with the topic economy and society. See, economy and society means how their economy moved, means of Russia, and what was society about. I have today again given you maximum of the topics in points, and today few of the topics I'll write it on the board and just explain it also. So both the manners we will do. Economy and society, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था थी और जो समाज था उसके बारे में ये पढ़ाया जा रहा है. एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी मीन्स 20वीं शताब्दी के शुरुआत में 85% ऑफ रशियन पीपल और पॉपुलेशन वर एंगेज्ड एज एग्रीकल्चरिस्ट. मतलब एक प्राइमरली एग्रीकल्चरल कंट्री के तौर पे आप रशिया को देख सकते थे 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री की 85% पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में, तो ऑब्वियसली दैट कंट्री इज एग्रीकल्चरल कंट्री, द प्राइमरी एक्टिविटी इज एग्रीकल्चर. अपने इंडिया में तो 50% लोग एग्रीकल्चर में है, तब भी हम आज भी ये मानते हैं कि इंडिया इज प्राइमरली अ एग्रीकल्चरल कंट्री. तो दिस 85% वॉज द रेशियो ऑफ द पीपल और द पॉपुलेशन हु वर एग्रीकल्चरिस्ट. देन अगर हम पूरे यूरोप की चूंकि बात कर रहे हैं, सिर्फ रशिया की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो रशिया मेन है रशियन रेवोल्यूशन के टॉपिक में, लेकिन थोड़ा सा यूरोप के भी कंटेंट्स को जानते चलेंगे. फ्रांस 40%, जर्मनी 50% एग्रीकल्चरिस्ट लोग थे. तो अगर हम यूरोपियन कंट्रीज से भी कंपेयर करें तो जो डेटा हमारे सामने आता है वो है कि इन फ्रांस वी हैव 40% ऑफ द पॉपुलेशन वर्किंग इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स, इन जर्मनी वी हैव 50% एंड इन रशिया इट वॉज 85%. दे प्रोड्यूस्ड फॉर मार्केट्स एज वेल दिस फॉर देयर ओन नीड्स. जाहिर सी बात है कि जब आप बड़े तौर पे प्रोडक्शन करते हो तो आप मार्केट बेस करते हो, मीन्स कॉमर्शियल फार्मिंग हो जाती है एक तरह की, या कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कहलाया जा सकता है उसको. कॉमर्शियल एग्रीकल्चर से ये फ़ायदा है कि आप अपने कंजम्पशन, मीन्स अपने जो इस्तेमाल करना है उतने भर का आप रख लेते हो घर में, जो परिवार के लिए साल भर के राशन की ज़रूरत है, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, सरप्लस जिसको हम इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं सरप्लस, जो हमारी नीड से अधिक है, जितनी हमारी ज़रूरत पूरी होगी उसके बाद जो अधिक है वो मार्केट में सेल आउट कर देते थे. दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम और इकोनॉमी फॉर रशिया एज वेल एज फॉर देयर इंडिविजुअल पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर. तो ये हो गया इकोनॉमी एंड सोसाइटी. अब आते हैं उस समय की इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानने के लिए. अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ. प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज जो थे वो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को थे. मीन्स एट दैट एरा द मेन रीजन्स वेयर इंडस्ट्रीज वर सेटअप इन रशिया वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. ये मेन इंडस्ट्रियल एरियाज थे वहाँ के. देन 1890s में फैक्ट्रीज का एक्सपेंशन और होने लगा. स्टार्ट क्यों हुई? रेलवे लाइन का नेटवर्क बन गया. देखिए, कनेक्टिविटी किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है. इंडस्ट्री कभी भी ऐसे जगह पे नहीं कहीं सेटअप की जा सकती है जो बिल्कुल कटा हुआ हो, जहाँ पहुँचने के लिए रोड ही ना प्रॉपर हो या रेलवे ट्रैक ना हो, क्योंकि आप सबसे पहला काम तो होता है रॉ मटेरियल्स वहाँ पहुँचाना. रॉ मटेरियल्स पहुँचाने के बाद दूसरा काम होता है कि हम अगर प्रोडक्शन कर लिए तो जो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर या दुकानदार या पूरे मार्केट में, पूरे देश में कैसे पहुँचाएंगे. तो फॉर दैट पर्पज वी नीड अ प्रॉपर कनेक्टिविटी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर द इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड एंड सिचुएटेड. तो वो चीज़ रेलवे लाइन के नेटवर्क के वजह से फैक्ट्रीज बढ़ने लगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा, बहुत से और विदेशी जो कंपनियां थीं या लोग थे, इंडिविजुअल्स थे, वो इन्वेस्ट करने लगे. ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ प्राइवेटली ओन्ड थी.
मतलब इंडिविजुअल्स के ही हाथ में थी। गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज़ बहुत नॉमिनल थी, मैक्सिमम वर प्राइवेटली ओन्ड। वर्किंग कंडीशन वॉज वेरी पुअर। वर्किंग कंडीशंस और वर्किंग आवर्स दोनों जो थे वो बहुत ही ख़राब थे। 15 घंटे तक काम करना पड़ता था वर्कर्स को, मीन्स वर्कर्स की कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो ये हो गया इंडस्ट्रीज से रिलेटेड टॉपिक। अब आते हैं पीजेंट्स इन कंट्री साइड। माने पीजेंट्स माने जो हमारे किसान हैं, तो उन किसानों की कंट्री साइड जो हमारा रूरल एरिया है, मीन्स जो अर्बन एरिया के बाद जो एरिया स्टार्ट हो रहा है, विलेज साइड। कंट्री साइड में पीजेंट्स की क्या कंडीशन थी या क्या आइडियोलॉजी थी, इसको भी जान लिया जाए। कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। जो इस तरह के रूरल एरियाज थे वहाँ पे किसान ही ज़्यादातर जो था कल्टीवेशन का काम वो करते थे, लेकिन ज़्यादातर जो ओनर्स होते थे वो आपके इस तरह के लैंडलॉर्ड्स या लोग होते थे, जो है नोबल्स, ज़्यादातर नोबल्स इसमें थे जो ओनर होते थे। रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ नोबल्स टू बी गिवन टू देम। इनकी जो डिमांड थी बेसिकली वो ये चाहते थे कि जो लैंड है नोबल्स के, जो ये राज परिवारों को, जो इनको बाय बर्थ एक तरह से प्रिविलेज मिली, ये लैंड एक्वायर कर रखा है, वो लैंड इनको मिलना चाहिए, क्योंकि यही असल काम खेत में जाके और कृषक के तौर पे ये काम करते रहते थे। कई बार ये इतने उग्र हो जाते थे, मतलब यहाँ के जो पीजेंट्स थे वो फ्रांस के तरह नहीं थे। फ्रांस के पीजेंट क्या थे कि जब रिवोल्ट हुआ तब तो हुआ, उसके पहले जो पीजेंट्स थे वो मतलब थोड़ा बहुत एक तरह से कह लो आप कि दबे हुए थे या संकोच करते थे या डरे रहते थे, कुछ भी कह सकते हो। लेकिन रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट। डिफरेंट किस वे में थे? दे रिफ्यूज टू पे रेंट। रेंट जो किराया होता था, जैसे वो खेत रेंट पे ले लिया उन्होंने कि 1 एकड़ का खेत है, इसको हम किराए पर ले लिए, हम इतना किराया आपको देंगे, प्रोडक्शन जो भी होगा वो हम बेचेंगे और अपनी इनकम निकाल लेंगे। तो वो कई बार रिफ्यूज़ कर देते थे रेंट पे करने को। कई बार बहुत उग्र हो जाते थे, इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स, मतलब कई बार विवाद अगर बढ़ जाता था तो वो मर्डर तक कर जाते थे इन लैंडलॉर्ड्स का। मीन्स काफ़ी, ये पॉइंट बताने का सेंस ये है कि किस तरह की आइडियोलॉजी यहाँ के पीजेंट्स में थी या कैसा विद्रोह या गुस्सा उनके अंदर उभर के आ रहा था। देन रशियन पीजेंट्स डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन पीजेंट्स। यूरोपियन पीजेंट्स से, जैसा मैंने पहले ही बताया कि फ्रांस वाले पीजेंट्स से अलग थे। दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली। अक्सर ये पूल कर लेते थे, जैसे कार पूल होता है ना, आपने पढ़ा होगा, पॉल्यूशन को, एफर्ट्स को रिड्यूस करने में आप सिविक्स में या मॉरल साइंस में ऐसे पढ़ते हैं आप, तो वहाँ कार पूलिंग होती है कि अगर मान लीजिए हमें और 3-4 लोगों को, आपको क्लास में से एक ही जगह जाना है और मैं अपनी कार लेके जा रहा हूँ, एक अगला अपनी कार लेके जा रहा है, 4 लोग अकेले अकेले एक जगह कार लेके जा रहे हैं। इसके बजाय अगर हम एक कार ले लें और वो चारों लोग आसपास के एरिया के एक जगह इकट्ठा होकर बैठ के चले जाएं, तो वो कार पूलिंग हो गई, मीन्स शेयर कर लेना। कुछ इसी तरह का सिस्टम ये अपने लैंड में बना लिए थे। ये एक पूल कर लेते थे अपने लैंड को पीरियडिकली, मीन्स एक समय सीमा के लिए कि इस सीज़न में, और इनके बीच में जो हेड होता था कम्यून, जिसको मीर कहते थे, उसका नाम ये लोग मीर रखे थे, वो क्या करता था, वो लैंड को डिवाइड करता था और वो हेड होता था, एक तरह से इस कम्युनिटी का हेड होता था। और वो लैंड को डिवाइड करता था किस बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीजेंट फैमिलीज। देखिए कितना शानदार सिस्टम था उस ज़माने में कि लैंड सबने अपना अपना, चाहे 1 एकड़ है, चाहे आधा एकड़ है, या जो भी है छोटा बड़ा, सबने पूल कर लिया, इकट्ठा हो गया, और एक हेड है, कम्यून है, मीर है, जिसको वो सबको उनके ज़रूरत के हिसाब से लैंड बांटता था। ये सिस्टम ये फॉलो करते थे। ये हो गया पीजेंट्स इन कंट्री साइड। अब आते हैं सोशलिज्म इन रशिया। अब धीरे धीरे रशियन रेवोल्यूशन के मेन पार्ट पर हम आ रहे हैं, जो है जहाँ से टॉपिक लिखने के बजाय ज़्यादा पॉइंट्स आ जाएंगे एक्सप्लेनेशन पे, जो मैं डायरेक्ट आपको बुक से करके बताते चलूँगा, तो चैप्टर भी आगे बढ़ते जाएगा। सोशलिज्म के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। किसी तरह के पॉलिटिकल पार्टी की फॉर्मेशन इलीगल मानी जाती थी, असंवैधानिक आप कह सकते हो, अगेंस्ट द लॉ मान सकते हो आप। जैसे आज हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो वी आर फ्री टू फॉर्म एनी पॉलिटिकल पार्टी, वी आर फ्री टू फॉर्म एनी ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी, समिति, संगठन, राजनीतिक पार्टी, हम कुछ भी बना सकते हैं। ऐसा यहाँ नहीं था, वो इलीगल माना जाता था, मीन्स अगेंस्ट द लॉ। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी और सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, इस तरह की 2 पार्टीज थी, फॉर्म हुई थी, जिसमें से सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो थी वो 1900 में फॉर्म हुई थी,
और ये किस एम को लेके स्टार्ट किए थे? फॉर सोशलिस्ट जो थे जिन्होंने इस पार्टी को फॉर्म किया, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी को, हु स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट, किसानों के अधिकार के लिए, जो पीजेंट्स थे इनके अधिकार के लिए कि इनको लैंड मिले, इनको रेंट ना देना पड़े, इनके टैक्सेशंस कम हो, इसलिए ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी फॉर्म हुई थी कि ये पीजेंट्स के राइट को प्रोवाइड कर सके। नाउ लेनिन एंड सोशलिस्ट मूवमेंट। लेनिन एक बहुत बड़ा नाम इस पूरे चैप्टर का, इस रशियन रेवोल्यूशन का लीडर, जो बाद में सोवियत रशिया जो कंट्री थी रशिया या सोवियत यूनियन जिसको बनाया गया, उसका लीडर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो बाद में बना, वो अब सामने आ रहा है, जिसका पूरा नाम था व्लादिमीर लेनिन। लेकिन जनरली उसको नाम में पुकार जैसे कहा जाता है, नाम लेने में, निकनेम में ज़्यादातर लोग उसको लेनिन ही कहते थे। लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर एक्चुअली नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। उसको ऐसा लगने लगा कि रशिया में जो पीजेंट्स हैं वो इकट्ठे नहीं हैं। इकट्ठे इसलिए भी नहीं है, एक यूनाइटेड नहीं है, संगठित नहीं है, क्योंकि बहुत से पीजेंट्स ऐसे हैं जो रिच हैं और बहुत से ऐसे हैं जो पुअर हैं। चूँकि पीजेंट्स में भी, किसानों में भी क्या था, जिसके पास द फार्मर्स हु वर हैविंग लॉट मीन्स प्लॉट साइज, बड़ी प्लॉट साइज होती थी, बड़े किसान हैं, उनकी इनकम अधिक थी। जो छोटे किसान थे, गरीब थे, छोटा प्लॉट ऑफ लैंड, या कई ऐसे थे जो लैंडलेस फार्मर्स थे, मीन्स दूसरे के खेतों पे काम करते थे और अपनी वेजेस पाते थे, तो इसलिए उसको ऐसा लगने लगा कि इनमें डिविजन्स थे। तो जो पार्टी थी लेनिन की, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको आप रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी भी कह सकते हो, ये बाद में डिवाइड, जिसको लेनिन ने बनाया था, दिस वाज द पॉलिटिकल पार्टी, आप इसको रशियन भी कह सकते हो, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, दैट वाज लेटर डिवाइडेड इनटू टू विंग्स। दो पार्ट में बढ़ गई ये पार्टी, एक बनी बोल्शेविक और एक बनी मेंशेविक, बोल्शेविक एंड मेंशेविक। बोल्शेविक जो थी दैट वाज द पार्टी ऑफ द मेजॉरिटी ग्रुप। मेजॉरिटी ग्रुप जो था वो बोल्शेविक था, जिसकी आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स, जिनके बारे में लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था, उनके आइडियोलॉजी पे बेस चलती थी। एंड व्लादिमीर लेनिन वाज द लीडर ऑफ बोल्शेविक ग्रुप, ज़्यादा हावी यही ग्रुप रहा। तो ये मेजॉरिटी में थे, आप ऐसे कह सकते हो, मीन्स इनकी संख्या ज़्यादा थी। और एक जो दूसरा ग्रुप बना वो था मेंशेविक, ठीक है, मेंशेविक ये माइनॉरिटी में था। और दूसरी चीज़ ये भी कि ये जो आइडियोलॉजी फॉलो करते थे, ये चाहते थे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जैसी फ्रांस और ब्रिटेन में चल रही थी, ये दोनों के आइडियोलॉजी में मेन फैक्टर्स थे। अब आते हैं 1905 रेवोल्यूशन की तरफ। टर्बुलेंट टाइम, एक ऐसा समय, एक बहुत ही कठिन समय जिसको आप कह सकते हैं। तो ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन सोशल डेमोक्रेट्स वर्क विद पीजेंट्स। जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, लेनिन के लोग जो थे या इस पार्टी के लोग जो थे, वो पीजेंट्स के साथ काम कर रहे थे। किस काम पे थे साथ में? फॉर डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये लोग भी एक संविधान की मांग करने लगे, क्योंकि संविधान जब बनता है तभी हमारे अधिकार उसमें होते हैं। किसी की भी जो अधिकार अन्य के भी हैं, उसके पावर्स को लिमिटाइज किया जाता है, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से होता है। तो दे डिमांडेड स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। बैड टाइम फॉर रशियन वर्कर्स, ये टॉपिक आपको मैं बता दे रहा हूँ। बैड टाइम जो है यहाँ पे जो टॉपिक है ये 1904, दिस वाज द बैड टाइम एक्चुअली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स। मैंने जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनके दाम बढ़ गए, तो वर्कर्स की कंडीशन जो थी वो ख़राब होने लगी। इनफैक्ट ख़राब क्यों होने लगी? क्योंकि एक तरफ एसेंशियल आइटम्स के जो दाम थे, एसेंशियल मीन्स हमारे जो ज़रूरी सामान है, रोज़मर्रा के जो सामान है, डेली यूजेस के सामान है, मूलभूत आवश्यकताएं जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो उनके दाम बढ़ने लगे और वेजेस डिक्लाइन करने लगी 20% तक। माने एक तरफ महंगाई बढ़ने लगे और इधर आपकी तनख्वाह कम होने लगे या आपकी इनकम कम होने लगे, तो ये और एडवर्स कंडीशन हो जाती है। तो ये बैड टाइम था रशियन वर्कर्स का, जिसमें वर्कर्स ने बहुत तरह के पिटीशंस देने शुरू कर दिए, परेशान होने लगे, एक तरह से कहिए जुलूस निकालने लगे, रैलीज करने लगे। और ऐसा ही एक टाइम आया एक पिटीशन का, जिसको इस पूरे चैप्टर का एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको भी मैंने पॉइंट वाइज कर दिया है। इसके आगे के कुछ टॉपिक फिर हम लोग सिर्फ एक्सप्लेनेशन पार्ट में देखेंगे, जैसे अभी ये वाला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, बैड टाइम फॉर रशियन वर्कर्स का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मैंने समराइज कर दिया है। ब्लडी संडे, दिस इवेंट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कई बार कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं इतिहास में जिसकी वजह से बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। जैसे अपने यहाँ जलियांवाला बाग कांड था,
जलियांवाला बाग कांड में क्या हुआ, जो हमारे निर्दोष और निहत्थे लोगों को जनरल डायर ने मारा, तो उसके वजह से पूरे देश में एक चिंगारी भड़क गई विद्रोह की। हर जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे, हर जगह लोगों के अंदर, जो देश के किसी भी कोने में लोग थे, उनके प्रति मन में गुस्सा आ गया अंग्रेज़ों के प्रति। कुछ ऐसी ही घटना हुई ब्लडी संडे की। था क्या है ब्लडी संडे? 1905 में एक संडे के दिन एक पीसफुल प्रोसेशन, मीन्स शांतिपूर्वक जैसे रैली निकाली जाए, पीसफुल प्रोसेशन था, वो निकाला गया वर्कर्स के तरफ से। ये जो वर्कर्स की कंडीशन ख़राब हो गई थी कि वेजेस कम हो गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, ज़रूरी सामान के दाम बढ़ गए हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस ख़राब हैं, इसको लेके एक पीसफुल प्रोटेशन ये लेकर, पिटीशन लेके, एक याचिका लेके, एक डिमांड लेटर आप जिसको कह सकते हो पिटीशन को, कि ये जा रहे थे रूलर के पास, अपने ज़ार के पास, ज़ार निकोलस के पास, विंटर पैलेस में जहाँ वो रहता था जो है। बट दे वर अटैक्ड बाई पुलिस। पुलिस को ऐसा लगा कि ये वर्कर्स विद्रोह पे उतारू हो गए हैं और राजमहल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये लूटपाट या किसी तरह का दंगा फसाद, बवाल, झगड़ा शुरू हो। तो पुलिस ने उन पे अटैक कर दिया। और अटैक के बाद क्या हुआ कि इंसिडेंट में, इस घटना में 100 वर्कर्स जो थे, 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड 300 वाउंडेड। 300 लोग घायल हुए और 100 वर्कर्स मारे गए। चूँकि ये दिन संडे का था और ये घटना हुई कि जिसमें बहुत से लोगों का खून बहा, मारे गए लोग, इसीलिए इसको ब्लडी संडे का नाम दिया जाता है। ये तो हो गया ब्लडी संडे क्या था। अब आता है इफेक्ट्स क्या हुए ब्लडी संडे के। जैसे मैंने अभी जलियांवाला बाग के इफेक्ट्स बताए, वैसे ही इसके भी बहुत से इफेक्ट आए। इफेक्ट्स क्या थे? पूरे देश में हड़ताल, स्ट्राइक, हड़ताल या स्ट्राइक मीन्स काम बंद। जो भी फैक्ट्रीज हैं, सारे वर्कर्स अपना अपना काम बंद करके बैठ गए कि अब कहीं कोई काम नहीं होगा। तो पहला तो वर्कर्स ने अपना एक जैसे विद्रोह शुरू किया, जो 1905 रेवोल्यूशन में आता है। स्ट्राइक्स पूरे देश में स्टार्ट हो गई। दूसरा था यूनिवर्सिटीज़ क्लोज डाउन बाय स्टूडेंट यूनियंस। जितने स्टूडेंट यूनियंस थे, मीन्स स्टूडेंट्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस को बंद करा दिया। तीसरा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स या मिडिल क्लास जो था, उन्होंने, या जो यूनियंस थे, ट्रेड यूनियंस या वर्कर्स यूनियन, उन्होंने डिमांड करना शुरू किया कि अब हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। मीन्स जहां इलेक्टेड पर्सन्स जाके बैठे एंड दे शुड टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज़। तो इस तरह से ये 3 काम मेजर हुए। चौथा काम ज़ार ने किया। देखिए, जब सरकार पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है, जब हर तरफ से विरोध प्रदर्शन होने लगता है, तो सरकार, चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, चाहे वो मोनार्कियल गवर्नमेंट हो, उसको झुकना पड़ता है या अपने कदम पीछे लेना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ रशिया में भी। जो ज़ार था वो अलाउ किया क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। उसने कहा ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूँ अब इलेक्टेड पार्लियामेंट के लिए कि चुने हुए लोग पार्लियामेंट में आए, और जिसका नाम, वहाँ के इलेक्टेड पार्लियामेंट का नाम ही था ड्यूमा। ड्यूमा और इलेक्टेड पार्लियामेंट आप एक ही चीज़ कह सकते हो। तो वहाँ जैसे अपने यहाँ संसद कहा जाता है, अमेरिका में सीनेट कहा जाता है, वैसे ही रशिया में इसको ड्यूमा कहते हैं। सो नाउ रिएक्शन ऑफ द ज़ार। रिएक्शन क्या था? ज़ार का रिएक्शन क्या था? ज़ार का रिएक्शन अच्छा नहीं था, क्योंकि उसने डिमांड तो मजबूरी में मानी थी कि ड्यूमा बना दिया जाए, इलेक्टेड पार्लियामेंट बना दिया जाए। देखिए, जो आदमी सुप्रीम रूलर होता है, सुप्रीम रूलर मीन्स जिसके पास सारे पावर्स हैं, जिसको किसी से पूछना नहीं है कि ये डिसीजन लें या ये डिसीजन ना लें, तो जो इस तरह से सुप्रीम पावर में जो रहा होता है, वो कभी भी ये नहीं चाहता कि उसके ऊपर किसी तरह की बाउंडेशन लगे। तो ज़ार का भी जो रिएक्शन था वो एंटी रिएक्शन था। कुछ दिन तो उसने बर्दाश्त किया, क्योंकि विद्रोह उभर चुका था पूरे देश भर में, स्ट्राइक्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस बंद होना, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स का विद्रोह या विरोध, तो इसलिए। लेकिन बाद में रिएक्शन क्या है? उसने ड्यूमा को, मीन्स जो इलेक्टेड पार्लियामेंट थी, उसको सस्पेंड कर दिया विदिन 75 डेज। 75 डेज तक जाते जाते, मैंने आप ऐसे कह लो कि 2.5 महीने में ही जाते जाते जो है उसने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद फिर री इलेक्ट किया 3 मंथ के बाद। 3 months, आफ्टर 3 months ही री इलेक्टेड। ठीक है, तो ये तो हो गया। वो जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ पॉइंट में लिखी कि ज़ार डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज सुप्रीम अथॉरिटी। वो किसी तरीके से अपने सुप्रीम अथॉरिटी पे कोई क्वेश्चनिंग नहीं चाहता था। चूँकि पार्लियामेंट है तो क्वेश्चन होगा ही होगा। भाई पार्लियामेंट में लोग क्वेश्चन करेंगे, ये डिसीजन कैसे लिया गया, ये आप यहाँ फंड क्यों खर्च कर रहे हो या यहाँ क्यों नहीं खर्च कर रहे हो। वो इस तरह की कोई क्वेश्चनिंग या अथॉरिटीज़ नहीं चाहता था। अब आते हैं
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एट द रशियन एम्पायर। ये देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से जाते जाते जार की कंडीशन या रूलर की कंडीशन और ख़राब हुई, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट्स, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए रशिया पे। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। अब जो टॉपिक्स हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया की जो वॉर थी ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट, या डिफीट ऑफ रशियन आर्मी और इम्पैक्ट्स ऑफ द वॉर, वो आपको एक एक करके मैं कंटेंट्स जो है, चूँकि लिखने में टाइम ज़्यादा जा रहा है और अनर्गल आपका टाइम वेस्ट होगा, तो वो मैं स्क्रीन पे कंटेंट दिखाते जाऊंगा और एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। उसको ध्यान से देखिएगा, जहाँ दिक्कत होगी यू आर वेरी फ्री टू आस्क इट एनी टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें दो तरह के अलायंस हो गए बिटवीन टू यूरोपियन अलायंस। पहला अलायंस था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, जो सेंट्रल पावर्स थे, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। बाद में इटली और रोमानिया भी उसमें आ गए। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर, और एक तरफ जर्मनी थी जो है, एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा अब आते हैं वॉर ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट। जो रशिया था वो दो फ्रंट पे एक साथ लड़ाई लड़ रहा था, उसके कंटेंट देखिए। तो वॉर ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट में जो था, डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन वेस्टर्न फ्रंट। इन द वेस्ट armies fought from trenches stretched along eastern France. In the east, armies moved a good deal and fought battles leaving large casualties. तो लड़ाई तो लड़े जा रहे थे, लेकिन कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा होते जा रही थी, मीन्स बहुत ज़्यादा लोग मारे जा रहे थे इस लड़ाई में। वो एक बहुत बड़ा, आप ऐसे कह सकते हो कि डीमेरिट था, कि जब आपके देश की सेना मारी जा रही हो तो एक तरफ आप डिमोरलाइज होना शुरू हो जाते हो। नाउ डिफीट ऑफ द रशियन आर्मी, जो डिफीट ऑफ द रशियन आर्मी है, एक्चुअली रशियन आर्मीज डिफीट वॉज शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग। एक बहुत बड़ा शॉक था, क्योंकि रशियन आर्मी काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी। तो उसकी डिफीट जो थी वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया से जो हुई 1914 से 16 में, 7 मिलियन रशियन कैजुअलिटीज़ बाई 1917। 7 मिलियन लोग मारे गए रशियन आर्मी से। इसने क्या किया इस घटना ने, कि एक तो रशिया की आर्मी हारी, साथ ही साथ देश में जो जनता थी उसने खुद विरोध करना शुरू कर दिया कि आखिर आप वर्ल्ड वॉर में दूसरे की लड़ाई में जाके अपने लोगों को क्यों मार रहे हैं। जो है ये एक जब अंदर एक तरह से जब विद्रोह हो जाता है। रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड। तो द सिचुएशन डिसऑनर्ड द गवर्नमेंट एंड द जार सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। ये अब जो सैनिक थे वो खुद ही नहीं इस तरह की लड़ाई लड़ना चाह रहे थे। जो है इम्पैक्ट्स ऑफ द वॉर, इम्पैक्ट्स क्या पड़े। इम्पैक्ट्स, सबसे बड़ा इम्पैक्ट जब कोई भी लड़ाई होती है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ कंटेंट आपको दिखाई दे रहा होगा इस साइड स्क्रीन पे, इम्पैक्ट्स ऑफ द वॉर में। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है इंडस्ट्रीज़ पे। जब कोई भी युद्ध होता है, कोई लड़ाई होती है, तो सबसे पहले हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद हो जाती हैं, प्रोडक्शन बंद हो जाता है, सप्लाई कम हो जाती है, तो इंडस्ट्रीज़ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। दूसरा, बाई 1916 रेलवे लाइंस बिगैन टू ब्रेक डाउन। रेलवे लाइंस जो थी वो टूटना शुरू हो गई, वो नेटवर्क ब्रेक होने लगा। तो आप डेवलपमेंट कर रहे हो, एक तरह से डेवलपमेंट ही डाउन हो जा रहा है। लड़ाई इतनी आसान नहीं होती, जैसे कई बार हम लोग भी कहते हैं कि हमला कर देना चाहिए, इस देश पे हमला कर दें, बवाल ख़त्म हो जाए। इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे, रुपए, लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, सारी चीज़ों का नुकसान होता है। आप ऐसे समझो कंट्री 10-20 साल पीछे चली जाती है। देन able-bodied men were involved in the war led to acute labor shortage and small workshops. लड़ाई में इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए कि जो लेबर का आप ऐसे कह लो कि शॉर्टेज पड़ गया, काम करने वाले लोग हैं ही नहीं। पता चल रहा है कि सारे लोग लड़ाई पे गए हुए हैं, तो काम करेगा कौन। तो वो एक पार्ट था यहाँ पे। लार्ज सप्लाईज वर सेंट टू फीड द वास्ट आर्मी, फूड स्कैरसिटी बिकेम कॉमन। अब जो सैनिक हैं उनके लिए सप्लाईज भेजी जा रही हैं, राशन पानी अनाज सब भेजा जा रहा है। तो जब सारी सप्लाईज उधर बढ़ जा रही है, तो कहीं ना कहीं इधर जिधर सिविलियंस हैं, जिधर हम आप जैसे सामान्य नागरिक हैं, इधर फूड शॉर्टेज होनी शुरू हो गई। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का इम्पैक्ट था जो मैंने आपको बताया है। और अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फरवरी रेवोल्यूशन, ये तो हो गया पहला वाला 1985 रेवोल्यूशन। 1917 में फरवरी रेवोल्यूशन हुआ था, जो नेक्स्ट क्लास में जिसको हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद जिसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, उसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, वो पढ़ेंगे। अभी मैं आपको अब नाम बता दे रहा हूँ कि इन्होंने लास्ट वीडियो पे कमेंट किया।
So first of all, today's task, and then task for comment box, and then obviously we will come on to the names of the students. So the task is very short. What was Duma? आपको बताना है ड्यूमा क्या था कमेंट बॉक्स में टाइप करके. That is today's task for class 9th. What was Duma? Now names. First to comment is अभ्यांश ओझा. देन अगेन आपको कई बार बताया आईडी के साथ नाम भी लिखा करिए, आप नाम नहीं लिखते हैं कि PSPR कोई हैं. देन ऋषुराज सिंह, युवराज पाल सिंह, श्रेयांशी, वैभव सिंह, देन निखिल सिंह, अनामिका चौहान, खुशी सिंह, अरविंद शाह, ऋषुराज अगेन, अपर्णा शुक्ला, शशांक, अंशिका त्रिपाठी, अक्षांश अमन, अंजलि तिवारी, सलोनी गुप्ता, अन्नपूर्णा, हर्ष तिवारी, यशी द्विवेदी, प्रथा ओझा. सो दीज वर द स्टूडेंट्स दोज हु हैव कमेंटेड. वेरी गुड. आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, काम भी सबमिट करते रहिए, अटेंडेंस प्रॉपर रखिए वर्क सबमिशन की, और जहाँ कोई दिक्कत हो बिल्कुल पूछिएगा. सो टिल देन, goodbye and thank you.